हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यह चंद्रा इंस्टीट्यूट का नोट्स ख़रीदा है और यह होम साइंस का, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए यह नोट्स है। तो चलिए देखते हैं कि इस नोट्स में क्या है। यह चंद्रा इंस्टीट्यूट का नोट्स है, तो हम इसके पहले पेज को देखते हैं। पहले पेज में आप देख सकते हैं टेक्सटाइल शब्द लिखा हुआ है। टेक्सटाइल में टेक्सटाइल की शब्दावलियाँ, रेशे, धागे, बुनाई, वस्त्रों का वर्गीकरण, यहाँ ये सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो हम सिलेबस को न देखते हुए इसके हम नोट्स को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे इसमें नोट्स में क्या दे रखा है कि कैसे क्या पढ़ना है। पहले हमें टेक्सटाइल मिलता है। टेक्सटाइल में देखा जाता है कि चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार क्या कहा गया है। चैम्बर डिक्शनरी ने रेशे को फाइबर, तंतु, रासायनिक रूप में उसे नाम दिया गया है। यानी कि ये बताया गया है कि रेशा रासायनिक नाम है, फाइबर अंग्रेजी नाम है और तंतु हिंदी नाम है। यानी कि रेशे को हम 3 नामों से बुला सकते हैं। पहला है रेशा। रेशा को हम रासायनिक नाम कहते हैं और फाइबर को हम अंग्रेजी में कहते हैं और तंतु को हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और जो तंतु होता है, तंतु से धागा, जैसे कि धागा, यार्न और डोरी, यह भी एक है। जो धागा है, धागा को क्या बोलते हैं? धागा हमारा रासायनिक नाम है। इंग्लिश में उसे यार्न कहते हैं और हिंदी में उसे डोरी कहते हैं। फिर इन रेशों का क्या होता है? बुनाई होता है और बुनाई के द्वारा हम कपड़े को क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। कपड़े की बुनाई हो जाती है, जिसे इंग्लिश में हम क्लॉथ कहते हैं। अब देखिए, यहाँ इनके नोट्स में दिया है परिसज्जा, जिसमें दिया है कताई और बुनाई और सिलाई। कताई, बुनाई और सिलाई द्वारा क्या करते हैं? वस्त्रों को तैयार करते हैं। वस्त्र को फैब्रिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और परिसज्जा मतलब होता है किसी चीज़ की सजावट करना। सजावट हम कैसे करते हैं? रंगाई और छपाई द्वारा करते हैं। और किन आधारों पर करते हैं? हम फैशन के आधार पर और डिज़ाइन के अनुसार हम क्या करते हैं? किसी भी वस्त्रों की परिसज्जा करते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया में वस्त्र विज्ञान दिया है। वस्त्र की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? रेशा कहते हैं। वस्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? रेशा कहलाती है। फिर अगला है वस्त्र का निर्माण धागों से होता है। वस्त्रों का निर्माण किससे होता है? धागों से होता है। जबकि धागों का निर्माण किससे होता है? रेशे से होता है। धागे का निर्माण किससे होता है? रेशे से होता है। और फिर हम देखते हैं रेशों का वर्गीकरण, यानी कि रेशों का वर्गीकरण कैसे किया गया। रेशों को 3 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया है। 3 वर्ग में है। पहला है कृत्रिम रेशा, जिसे हम आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। दूसरा है प्राकृतिक रेशा, जिसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। और अगला है विशिष्ट रेशा, जिसे हम स्पेशल फाइबर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है कृत्रिम रेशा। आगे देख सकते हैं आप लोग, दिया है कृत्रिम रेशा यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर। कृत्रिम में भी क्या है आपका? पहला है मानव निर्मित, यानी कि मनुष्यों ने जो निर्माण किया है। और अगला है जो रासायनिक विधि द्वारा निर्मित किया गया है। मानव निर्मित जो रेशा है, पहला है क्या है? रेयान है। रेयान को हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित रेशा के नाम से जानते हैं। और यह क्या है? प्रथम रेशा है। प्रथम रेशा यानी कि पहली बार इस रेयान को बनाया गया था 20वीं शताब्दी में। फिर रासायनिक रेशा के अंतर्गत संश्लेषित रेशा, सिंथेटिक रेशा, थर्मोसेटिक रेशा या मैजिक या जादुई फाइबर है। मानव निर्मित जो रेशा यानी कि जो रेयान है, उसको किन विधियों द्वारा बनाया गया है? पहला है नाइट्रोसेल्यूलोज विधि, जिसे हम नाइट्रोसेल्यूलोज रेयान कहते हैं। यह बनता कैसे है? कपास और रसायन की सहायता से यह बनता है। दूसरा है विस्कास रेयान, जो बनता है बांस और रसायन से। अगला है कुप्रामोनियम रेयान या कुप्रामोनियम विधि, जो कि कपास, पाइनएप्पल और रसायन से बनता है। अगला है नायलॉन। नायलॉन को हम भी जादुई रेशा कहते हैं। पॉलिएस्टर सबसे अधिक आर्द्रता वाला यह रेशा का गुण किस में होता है? पॉलिएस्टर में होता है, यानी कि सबसे जल्दी जो सूखता है वो पॉलिएस्टर है। फिर आर्लान, टेरिलीन, एक्रिलीन, जेफ्रान, पॉलीकार्बोनेट, सारन, अरामिड, स्पॉन्डिक्स, बिनियान, डेक्रान, फिर वेरल,
फिर क्लॉथ फाइबर, फिर आगे दिखाते हैं आपको क्रेसलान, डरवन और अल्जीनेट। अब देखिए यहाँ इस नोट्स में यहाँ इम्पोर्टेंट बताया गया है कि ये इम्पोर्टेंट यहाँ का है। जैसे कि आप देख सकते हैं वानस्पतिक व रासायनिक फाइबर पर किसका प्रभाव होता है? क्षार का प्रभाव नहीं होता है। वानस्पतिक और रासायनिक फाइबर पर क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर अगला दिया है प्राणिज फाइबर पर क्षार का प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए ऊन दिया गया है। ठीक है, यानी कि हमारा यही समझ में आया कि वानस्पतिक और जो रासायनिक फाइबर होते हैं उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? क्षार का प्रभाव पड़ता है। और प्राणिज जो फाइबर होते हैं उस पर क्षार का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि ऊन। अब हम देखेंगे प्राकृतिक फाइबर। प्राकृतिक फाइबर के अंतर्गत हमारा आता है अम्ल पर हानिकारक, ठीक है, फिर क्षार का हानिकारक और अम्ल और क्षार का कोई नहीं, जिसमें दिया है वानस्पतिक फाइबर, प्राणिज फाइबर, खनिज फाइबर और एक रबड़ को दिया है। सेल्यूलोज फाइबर, प्रोटीन फाइबर, रसायन फाइबर, पौधे को हम प्लांट भी कहते हैं। 4 प्रकार से हमको जो वनस्पति फाइबर हैं वह 4 प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। पहला है बीज के खोल से, दूसरा है फल से, तीसरा है तने से और अगला है पत्ते से। बीज के खोल से जो फाइबर प्राप्त होता है उसे हम कपास फाइबर कहते हैं। फल से जो प्राप्त होता है उसे कापोक कहते हैं। तने के छाल से जो प्राप्त होता है जो लिनन, हेम, जूट और फ्लैक्स प्राप्त होता है। पत्ते से अबाका, सीसल, पीना जैसे हम अनानास की पत्तियों से प्राप्त करते हैं, मनीला, अबाका। अगला है प्राणिज फाइबर। प्राणिज फाइबर जैसा कि आप देख सकते हैं प्राणिज फाइबर। प्राणिज मतलब क्या होता है? यहाँ जो रहेगा प्राणिज होता है प्राणिज फाइबर। प्राणिज फाइबर जो होता है वह बाल और ऊन से प्राप्त होता है। लार और रेशम से किसकी प्राप्ति होती है? सिल्क की प्राप्ति होती है। लार से रेशम की प्राप्ति होती है जिसे हम सिल्क भी कहते हैं। खनिज फाइबर में आता है आपका एस्बेस्टस जिसे सोना चांदी स्टील की प्राप्ति होती है। रेशे का नाम है जरी फाइबर, धागे का नाम है कलाबत्तू। रबड़ पौधे से, और यह किस पौधे से? आइसोफ्रीन के पौधे से प्राप्त होता है। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे है विशिष्ट फाइबर। विशिष्ट फाइबर में हम देखते हैं मिश्रित फाइबर, परिवर्तित फाइबर और बाल फाइबर। मिश्रित में टेरिकॉट को कैसे हम प्राप्त करते हैं? प्रश्न पूछता है कि टेरिकॉट की प्राप्ति कैसे होती है, तो सूती और टेरिलीन को मिला करके हम टेरिकॉट की प्राप्ति करते हैं। टेरीबुल ऊन और टेरिलीन की प्राप्ति से यह प्राप्त होता है और कार्ट्सबुल सूती और ऊनी से प्राप्त होता है। फिर अगला है बाल फाइबर। विक्यूना जो सबसे महंगा प्राप्त ऊन है वह विक्यूना से होता है। लामा का बाल, खरगोश का बाल, अल्पाका का बाल, अंगोरा बकरी का बाल, ऊँट का बाल, ये सब क्या है? हमारे बालों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। पश्मीना शाल की प्राप्ति किससे होती है? पश्मीना शाल की प्राप्ति एक प्रकार की बकरी है जिसका नाम है, इसमें नहीं नोट्स है, कपरा हरकस, उस बकरी से प्राप्त होता है। अगला है कपास। कपास को काटन या सिंडस भी कहते हैं। ठीक है, कपास को काटन या सिंडस कहते हैं। सिंडस नाम कपास के पौधों को दिया गया है जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया है और यह सबसे पहले इसे कहा जाता है। कपास के रेशों को कपास का राजा भी कहा जाता है। कपास का रेशा सर्वव्यापी रेशा है, इसे विश्वव्यापी रेशा भी कहते हैं। अब कपास की प्राप्ति की बात की जाए तो 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी नदी के मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की खुदाई के समय कपास की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि 5000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी घाटी के मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की खुदाई के समय इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भारत को कपास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। भारत को कपास का पिता कहा जाता है
क्योंकि कपास की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी, इसलिए इसे कपास को पिता कहा जाता है। विश्व का सबसे अधिक जो कपास है वह खेती होती है वह अपलैंड में होती है। ठीक है, अब स्थान के आधार पर हम कपास के प्रकार को देखते हैं। कपास के जो प्रकार हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है समुद्र द्वीप कपास, दूसरा है मिश्रित कपास, तीसरा है पीमा कपास और चौथा है एशियाई कपास। समुद्री जो द्वीप कपास है यह जॉर्जिया के तट से प्राप्त होता है। मिस्र के देश से प्राप्त होता है। पीमा अमेरिका से, और सबसे अच्छा उत्पादन इसी कपास का होता है, पीमा कपास का। एशियाई कपास भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान और ईरान में होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कपास फाइबर मुख्य रूप से सेल्यूलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसमें कपास के फाइबर के सेल्यूलोज की मात्रा 97% पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें वसा, मोम, खनिज लवण भी पाए जाते हैं। सेल्यूलोज जो कपास के फाइबर में जो बात किया गया है सेल्यूलोज का, वह कितना है? 97% सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। जबकि रीना खनूजा की यह बुक है जिसमें 90% उन्होंने बताया कि कपास की जो प्राप्ति होती है वह 90% उसमें सेल्यूलोज की मात्रा होती है। वसा, मोम और खनिज लवण की बात की जाए तो यह 3%, जल 5 से 8% इसमें होता है। कपास के रेशे की संरचना। कपास के परिमाण की आधारभूत इकाई क्या है? ग्लूकोज है। अनुदैर्घ्य और काट की संरचना से हम देखते हैं कपास फाइबर एकल दीर्घिक कोशिकाओं से बना होता है। नलिका युक्त खुरदुरी सतह का यह रेशा होता है जिसमें 3 सतहें पाई जाती हैं। पहला है क्यूटिकल, दूसरा है प्रोटोप्लाज्मा और तीसरा है ल्यूमेन जिसे हम नली भी कहते हैं। आगे देखते हैं। जैसे कि कपास के पहले ये तीनों भागों का यह देखिए विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें क्यूटिकल भाग ये है पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हमारा दूसरा है प्रोटोप्लाज्म और फिर अगला है ल्यूमेन जिसे हम नली कहते हैं। जैसा कि ये आप नली को देख सकते हैं, ये नली है जिसमें सेल्यूलोज की प्राप्ति होती है। अगला है अनुप्रस्थ काट संरचना की बात की जाए, वह कान के पीना के समान या किडनी के वृत्ताकार जैसे होता है। जैसे कि देखिए आप देख सकते हैं फिगर में क्यूटिकल, प्रोटोप्लाज्म और ल्यूमेन। विश्व का जो कपास की पैदावार की प्रथम बात की जाए तो प्रथम में क्या है? अमेरिका है और यह डाटा हमेशा चेंज होता रहता है पैदावार की दृष्टिकोण से। द्वितीय भारत का है, तृतीय मिस्र का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का 3/4 भाग, भारत, चीन, मिस्र, ब्राज़ील, फ्रांस का 1/4 भाग और बौद्ध काल में ढाका और बनारस के सूत से टो की बुनाई की जाने वाली मलमल बड़ी बारीक और पारदर्शी होती थी। मैक्सिको के या यूएस के कपास के लिए सर्वोत्तम जलवायु उपलब्ध है और अपलैंड के कपास के नाम से इसे जाना जाता है। आपको दिखा देते हैं, सही से दिन नहीं दिख रहा। आगे देखते हैं कपास की विशेषताएं। कपास की विशेषताओं में पहले दिया है लंबाई। इसकी लंबाई 5 से 2.5 इंच तक होती है, जो कि सेंटीमीटर में देखा जाए तो 1 से 6 सेंटीमीटर होता है। रेशों में सबसे छोटा रेशा किसका होता है? कपास का होता है। अतः कपास के रेशे को स्टेपल फाइबर के नाम से जानते हैं। रीना खनूजा की बुक में 2 से 3 सेंटीमीटर का जिक्र किया गया है। डायमीटर या व्यास की चौड़ाई की बात की जाए तो 16 से 20 माइक्रोन होता है। रीना खनूजा ने 12 से 20 माइक्रोन की बात की गई है। रंग की बात की जाए तो यह सफ़ेद रंग का होता है और सफ़ेद से क्रीम रंग का लिए होता है। कच्ची अवस्था में भूरे रंग का होता है। चमक की बात की जाए तो इसमें चमक निम्न मात्रा में पाई जाती है। प्रत्यास्थता की बात की जाए तो कपास में प्रत्यास्थता का क्या होता है? अभाव होता है। प्रतिस्कंदता की बात की जाए तो इसमें प्रतिस्कंदता नहीं पाई जाती है। कीड़े का प्रभाव हानिकारक होते हैं यानी कि नहीं लगते हैं। फफूंदी हानिकारक होती है और लगती है।
अम्ल का प्रभाव हानिकारक होता है। क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यह प्रतिरोधक होता है। पसीने का प्रभाव नहीं पड़ता है और ऊष्मा चालकता सुचालक होता है, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने देता है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसकी मजबूती के बारे में। मजबूती, इसकी सामान्यतः मजबूती होती है। मजबूती को नापने की इकाई को टेनेसिटी एवं डेनियर से नापते हैं, अतः इसकी मजबूती 2 से 6 ग्राम डेनियर होती है। कपास के वस्त्र भीगने पर अपनी 30% मजबूती को खो देते हैं, यानी कि कपास जब भीग जाता है तो 30% कमज़ोर हो जाता है, वह अपनी मजबूती को खो देता है। जल अवशोषण की क्षमता, लिनन एक रेशा है, उसकी तुलना में यह कम होता है। आर्द्रता का प्रभाव अवशोषकता पर अच्छा होता है। सूर्य के प्रकाश का प्रभाव हानिकारक होता है। इसकी मजबूती कम होने लगती है तथा रंग भी पीला होने लगता है। अगला है गंध का प्रभाव। गंध कैसा होता है? कागज जब इसको जलाया जाता है तो कागज के समान जलने जैसी इसमें गंध आती है तथा इसमें पीले रंग की लौ होती है, जबकि राख किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। अगला है लटकनशीलता का या लचकता का प्रभाव नहीं होता है क्योंकि यह फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अगला है ऐंठन का प्रभाव। ऐंठन के प्रभाव की बात की जाए तो 150 से 300 ऐंठन प्रति इंच पाया जाता है। ऊष्मा का प्रभाव, यह जब इस्त्री मतलब प्रेस से इसको प्रेस किया जाता है तो 300 से 320 का फ़ारेनहाइट यह ऊष्मा खींचता है। कपास की खेती। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसे हम रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं। इसे काली मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। जलवायु, जलवायु कैसी होती है? समशीतोष्ण जलवायु या उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। बरसात या वर्षा की बात की जाए तो 12 से 15 इंच प्रति वर्ष वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला है दिन, 200 दिन का समय लगता है और कपास का पौधा तैयार हो जाता है, इसलिए इसे 1 वर्षीय पौधे के नाम से भी जानते हैं। वर्षा 30 से 38 दिन या सेंटीमीटर की होनी चाहिए। हानि मतलब इसको क्या इफेक्ट डालता है? बैड इफेक्ट, तो पाला द्वारा इसको अत्यधिक क्षति पहुंचती है। बुआई यानी इसको कब बोया जाता है? बीज की बुआई की बात की जाए तो यह बीज की बुआई एक कतार में की जाती है, जैसे कि आलू को बोया जाता है, और यह मार्च से मई के महीने में बो दिया जाता है और इसे 32 से 35 दिन बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। 4 से 5 महीने लगते हैं, पौधे का पूर्ण विकास हो जाता है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 36 से 72 इंच इकाई इसकी ऊंचाई होती है और इसको 3 से 6 फीट में हम नाप सकते हैं। पौधे का विकास। पूर्ण रूप से विकसित पौधे पहले नीले, क्रीम, सफ़ेद, फिर गुलाबी तथा अंत में लाल बैंगनी रंग की फूल की प्राप्ति करते हैं। कपास के पौधे में कपास के फल, बीज युक्त कोये और जिसे हम ढोढ़ा कहते हैं, यह प्राप्ति होती है। पत्तियां। पत्तियां इसकी होती हैं हाथ के पंजों के समान, 5 दलों की होती हैं। कपास की एक टहनी में 3 से 5 कलियां खिलती हैं। रंग की बात की जाए तो प्रारंभ में क्रीम रंग के, बाद में बैंगनी रंग की हो जाती है और फूल झड़ने के बाद कोए निकल आते हैं, जिसे हम पॉट्स कहते हैं। ढोढ़ा। ढोढ़ा के मध्य भाग को अनगिनत संख्या में बीज होते हैं। जो ढोढ़ा होता है उसमें अनगिनत बीज होते हैं। इन बीजों को क्या कहते हैं? बिनौला कहते हैं। अतः बिनौले के चारों ओर कपास के रेशे क्या होते हैं? लिपटे रहते हैं। प्रत्येक ढोढ़ की लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। उसकी गोलाई 1 इंच की होती है। प्रत्येक ढोढ़ में 2/3 भाग बिनौला तथा 1/3 भाग कपास फाइबर होता है। जैसा कि उसका ये ढोढ़ा आप देख सकते हैं,
ये इस तरह का होता है। इसमें लाल बैंगनी रंग के फूल होते हैं और वह जब पक गया होता है तब। बिनौला 2/3 भाग होता है। कपास के निर्माण की प्रक्रिया की बात की जाए तो पहले इसको हम क्या करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं। पहला है कोए या ढोंढा को एकत्र करना, जिसे जब फूल उसके झड़ जाते हैं तब कोए को हाथों द्वारा तोड़ करके एकत्र कर लिया जाता है। इसका संग्रह यानी कि इसका कलेक्शन करना। एकत्र किए हुए ढोढ जो होते हैं, फूल पत्तियाँ, प्रदूषित ढोढ को क्या किया जाता है, अलग करके स्वच्छ करके संग्रहित कर लिया जाता है। यह कीड़े मकोड़े, फफूंद, चूहे, धुएं आदि से वंचित होना आवश्यक होता है, उसको बचाना है। कपास के रेशे के निर्माण की प्रक्रिया की बात की जाए तो बिनौले निकालना एवं गांठ बांधना, उसे क्या किया जाता है, गिनिंग कहा जाता है। गिनिंग एंड बालिंग प्रक्रिया। इधर देख सकते हैं आप, कपास के रेशे को निकालने की निम्न 3 विधियां हैं। पहला है सिलाई ओटनी विधि। सिलाई ओटनी विधि यह एक राड या बेलन जैसी संरचना होती है। यह मुख्य रूप से लोहे या पीतल की बनी होती है। यह ओटनी चरखी घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लंबाई 10 से 12 इंच होती है और इसका व्यास 3.5 से 5 इंच तक होता है।